मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो नई दुनिया के अंदर बंदे रह रहे हैं विपिन की दुनिया के अंदर, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इनका जो भगवान है वो पागल वागल या सरिया तो नहीं गया है कि कभी तो समुद्र गायब कर देता है, कभी पहाड़ गायब कर देता है, कभी पहाड़ ले भी आता है और इतना बड़ा लाता है कि यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बातें उनकी दिमाग के अंदर जरूर चल रही होगी। अगर मैं होता तो यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या ही बोलता। लेकिन जैसे जैसे विपिन अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालते जा रहा था वैसे वैसे वो दुनिया बड़ी तो हो रही थी लेकिन साथ में अस्थिर भी हो रही थी। इसी वजह से विपिन को वहां पर कम से कम भाग्य ऊर्जा के 50,000 धागों को उसके अंदर डालना पड़ा ताकि वो उन्हें स्थिर कर सके। लेकिन फिलहाल के लिए ये एनर्जी काफ़ी थी, लेकिन आगे जाकर उसे ये नहीं पता था कि उसे कितनी ज़्यादा एनर्जी लगने वाली थी अपनी आपूर्ति को कंप्लीट करने के लिए। शायद 1 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता था, क्योंकि जब भी विपिन सोचता था कि वो अमीर हो गया है कि उसके अगले पल वो भिखारी भी बन जाया करता था। जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर एक आवाज़ आती है, मालिक वो देखिए हम लोग हान युआन राजवंश के अंदर पहुंच गए हैं। वो रहा हान युआन शहर। मोहन की वो जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी उत्सुक सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस बेस्ट के ऊपर बैठे बैठे थक सा गया हो। अरे ये मोटा पागल वागल तो नहीं, ये एक ही दिन तो हुआ है इसके ऊपर और थक भी गया। विपिन जब उसकी वो बात सुनता है तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ चलते हुए आ जाता है। वो आगे खड़ा होते हुए सामने की तरफ का नज़ारा देखता है। जैसे वो सामने देखता है तो वो पाता है कि सामने फैला था एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर। ऊंची ऊंची इमारतें थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ का एक फ्यूचरिस्टिक शहर बनकर तैयार हो गया हो। अगर इसके सामने व्हाइट रॉक सिटी को रखा जाए तो वो तो इसके सामने कुछ लग भी नहीं रही थी। अंतर बहुत बड़ा था, मानो एक तालाब और एक समुद्र। जब विपिन इसके बारे में यहाँ पर सोच कर रहा था और अपने सामने का नज़ारा देख रहा था कि वहीं दूसरी तरफ मोहन की आवाज़ आती है, मालिक हमें कहाँ चलना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन अपने दाढ़ी के नीचे हाथ फेरने लगता है, क्योंकि इस जगह पर वो हानियों शहर के अंदर तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आना शायद राज के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया हो। इस जगह पर उसके पास में कई विकल्प थे। पहला विकल्प तो ये था कि वो डेस्टिनी हॉल के अंदर चला जाए, लेकिन वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा भी उसका भेस लड़खड़ाता है तो उसके साथ में जोखिम भरा हो सकता था। दूसरा था कि वो अपने उस निवास के ऊपर चला जाए जहाँ पर उसके सभी स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स रहा करते थे। हालांकि वहां जाने के बाद में भी एक शक था, अगर उनको पता चल जाता है तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि राज बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर आया था और बहुत ज़्यादा समय बाद यहाँ पर आने के बाद निश्चित रूप से एक संदेह पैदा होने वाला था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में विपिन कहता है, एक काम करो, यहाँ पर शहर में कोई एक घर रेंट पर ले लो। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर आंगन भी होना चाहिए, आलीशान घर होना चाहिए, और अपने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेकर चले जाओ। मैं थोड़ा सा काम वाम कर कर आता हूँ, मुझे डेस्टिनी हॉल जाकर आना होगा। विपिन की बात सुनने के साथ में मोहन तुरंत जवाब देता है, ठीक है मालिक, आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मोहन जानता था कि अगर उसका मालिक यहाँ पर आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण था और मास्टर शेख को भी तो ढूंढना था ना, इसी वजह से शायद मालिक यहाँ पर आए हुए हों। इसी से बिना किसी सवाल किए वो वहाँ से चला भी जाता है। उसके बाद में वो ब्लैक फिनिक्स ईगल को वहाँ से बाहर की तरफ ले जाते हैं और शहर से बाहर ले जाकर उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं। उसके साथ में ही वो लोग वापस शहर की तरफ बढ़ आते हैं। हानिव राजवंश बहुत ज़्यादा बड़ा राजवंश था। वो शहर बहुत ज़्यादा बड़ा था। आखिरकार वो एक शाही राजधानी थी। हानिव राजवंश जो शहर था उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। उन्हीं में से सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो यहाँ के शाही महल के अंदर थी, जो सबसे ज़्यादा ऊंची थी। और दूसरी जो थी वो थी यहाँ पर डेस्टिनी हॉल। डेस्टिनी हॉल की जो वो मंजिल थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो एक झूलती हुई तलवार जैसी लग रही थी जो आकाश को भेदते हुए सीधा क्षितिज की ओर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ी सी तलवार सीधा जमीन के अंदर घुस रही हो। मास्टर राज आप आ गए। जैसे विपिन वहां पर आगे की तरफ बढ़ता ही है कि उसके साथ में उसको एक आवाज आती है। उसके साथ में एक युवक तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आता है।
विपिन उसको देखते ही यहाँ पर पहचान जाता है, क्योंकि ऋषि की सारी यादों को पहचानने के बाद में वो यहाँ पर उसकी यादों को यूज कर रहा था। ये तो दक्ष है, उसी का एक दोस्त। ऋषि उसको अच्छी तरह से जानता है। ये भी एक भाग्य रक्षक था और दक्ष को यहाँ इस भाग्य होल के अंदर भाग्य मास्टर्स के साथ में रहकर उनकी देखभाल करने का काम सौंपा गया था। विपिन ने अपना सर हिलाया और उसके बाद वो कहता है, ठीक है, ब्लैक स्केल्ड ईगल का ध्यान रखना। कोई भी समस्या हो तो सोच लेना, तुम्हें उसी का जवाब देना होगा। तुम्हें पता है ना, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो क्या होगा। क्योंकि चाहे से ये जो फिनिक्स ईगल है ये राज का एक पालतू जानवर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको कई बार डेस्टिनी होल के पास में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये बीस्ट बहुत ज़्यादा खाता था और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें खाया करता था। इसकी वजह से इसका खाना किसी बंदे के लिए अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसकी बात सुनने के साथ में दक्ष कहता है, ठीक है मास्टर, आप चिंता मत करें, मैं इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने वाला हूँ। और वहीं फिर वो एक बंदे से कहता है, वो वहीं का एक कर्मचारी था जो वहां उस बीस्ट को अपने साथ में ले जाता है। उसके बाद में विपिन उस बड़े से होल के दरवाजे के पास में पहुंच जाता है। जैसे वहां पर पहुंचता ही है कि उसके साथ में उसके मुंह के ऊपर धीरे धीरे महकी महकी सी बरसात आ गई, ऐसा गाना बजता है और उसके साथ में कई सारी सोर्स एनर्जी उसके चेहरे के ऊपर टच करने लगती है। हाँ, जैसा कि निश्चित था, एक डेस्टिनी होल से और क्या ही सोचा जा सकता है। इसके अंदर कितनी एनर्जी है। इतना सोचते विपिन जैसे अंदर कदम रखता है तो उसके साथ में सारी एनर्जी उसके आसपास में घूमने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कई सारी फॉर्मेशंस को लगाया गया था जो आसपास की एनर्जी को स्थिर कर कर रखा करती थी, वो उसे बाहर नहीं जाने देती थी और एक जगह पर ही कुशल तरीके से रखा करती थी। वहीं जैसे ही यहाँ पर विपिन उसके बारे में सोच कर रहा था कि उसी बीच, राज, तुम वापस आ गए? तुम तो जुई राजवंश के अंदर गए थे ना, वहां पर एक अराजक भाग्य व्यवसाय का शिकार करने के लिए, तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ये आवाज थोड़ी सी भारी थी। उस आवाज को सुनते हुए विपिन मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक 50 साल का बूढ़ा आदमी उसी की ओर बढ़ते हुए आ रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। उसको अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन का दिल धड़क 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 जैसे ही ट्रेन की पटरियां चलती है वैसे ही करने लगा था, क्योंकि इस जगह पर ऋषि की जो यादें थी उसके अंदर इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना तो उसका नाम पता था ना कुछ। इसका मतलब साथ साथ था कि यहाँ पर ये बंदा इसके लिए बिल्कुल अजनबी था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई थी कि यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसे बड़े के बजाय नाम से संबोधित किया था। तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों सेम रैंक के ऊपर हो सकते हैं। आखिरकार होना क्यों? क्योंकि दोनों ही दोनों सेम रैंक के ऊपर भी थे। लेकिन इसके साथ में ही यहाँ पर जो एक प्रश्न विपिन के मन के अंदर था वो वहां पर पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक तो ये कि यहाँ पर अभी तक किसी को ये पता नहीं चला कि राज यहाँ पर मारा जा चुका है, और दूसरा ये कि सिटी व्हाइट रॉक सिटी के अंदर जो मिशन था वो यहाँ पर सीक्रेट नहीं था, वो सभी को पता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, बात कुछ ऐसी है कि वहां पर उस बंदे को पहले से पता चल गया था कि हम लोग वहां पर आने वाले हैं, तो पहले से ही वो वहां से भाग गया। इसी वजह से गुरु ने मुझे वापस लौटने के लिए कहा। जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही वो सामने वाला बंदा मुझे पता था, मुझे लगा ही था, मैं शर्त जीत गया। वाह भाई वाह, आखिरकार वो बंदा भाग ही गया। लाओ लाओ मेरा शर्त, मेरे शर्त के पैसे मुझे दो। मेरा इनाम कहाँ है भाई? मेरा इनाम दो, मेरा इनाम। ऐसा मत सोचना कि तुम यहाँ पर पतली गली पकड़कर भाग जाओगे। वो जो बंदा था बहुत ज्यादा कुछ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन लोगों ने राज के ऊपर कोई दाव लगाया था कि वो वहां पर बचकर आएगा या नहीं बचकर आएगा। वहीं विपिन भी अपनी आंखें सिकोड़ लेता है, लेकिन वो चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और अगर वो यहाँ पूछता है तो संदेह पैदा हो सकता था। वही विपिन के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में वो बंदा कहता है, अरे भाई ऐसा मत सोचो कि तुम मूर्ख बनने का दिखावा करोगे और तुम यहाँ पर बचकर निकल जाओगे। तो वहीं राज कहता है, अरे कौन सी शर्त? तुम किस शर्त की बात कर रहे हो? हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था।
तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि यहाँ पर हमने ऐसा कुछ शर्त लगाई थी? तो उसके साथ में क्या सबूत? राज, कितने बेशरम हो तुम। हम लोगों ने यहाँ पर एक मौखिक समझौता किया था। वास्तव में तुम अभी तक भी पहले की तरह ही बहुत ज्यादा बेशरम हो। और इसके अलावा होल मास्टर भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। हम इससे बारे में वहां पर उनसे पूछ सकते हैं और इस चीज को यहीं पर ही संभाल सकते हैं। लेकिन विपिन यहाँ पर जाना नहीं चाहता था। वो अपने सर को हिलाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, अभी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को निपटाना है, तो हम लोग बाद में इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि विपिन फालतू में किसी भी फालतू की बंदे के साथ में मिलना नहीं चाहता था। क्या पता वहां पर जाकर उसकी पोल खुल जाए, और पोल खुल गई तो फिर तो उसकी यहाँ पर पूरी तरह से जितने भी दाल उसने बनाए थे उसके ऊपर रायता भी गिर जाएगा, और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगने वाला था। और रही ऋषि की बात, तो यार ऋषि की यादों के अंदर कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकूं। सारी जानकारी मुझे शुरू से इकट्ठा करनी होगी, और साफ साफ मैं पता लगा पा रहा हूँ कि जो मेरे सामने बंदा खड़ा है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी तो राज इसके साथ में ऐसे बात कर रहा है। शायद ये धर्म पहलू चरण के ऊपर पहुंच चुका होगा, और इतने ज्यादा पावरफुल इंसान के पास में भेष बदल रहना ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। तो इसी वजह से वो उससे दूर रहने में ही समझदारी समझता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में तुम इतनी आसानी से मेरे से नहीं बच सकते हो राज, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो जो बुजुर्ग था वो आगे बढ़ता है और झपट्टा मारते हुए राज के हाथ को वहीं पर ही पकड़ लेता है और अपने आसपास में एक गोलाकार बना लेता है। वो एक डोमेन था जिसके अंदर अब वो उसको पैक कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ये महसूस करता है तो उसके साथ में उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाती है। वो जल्दी से अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर से अपनी तलवार एनर्जी को बाहर निकालता है और उसके साथ में वहां पर अपनी ब्लैक ड्रैगन पाम आर्ट टेक्निक का भी यूज करता है। वो वही टेक्निक थी जिसका यहाँ पर वो बहुत ज्यादा समय से निरीक्षण और बहुत ज्यादा समय से अभ्यास करते हुए आ रहा था। बूम, दोनों टकरा, दोनों की जो एनर्जी थी वो एक जगह पर टकराती है और उसके साथ में वो दोनों एक दो कदम पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं उस एनर्जी को देखने के बाद में जो उसके सामने खड़ा हुआ वो बुढ़ा इंसान था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। ओहो, तो तुम वास्तव में एक नई टेक्निक सीख कर आए हो राज, क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो कई राज है। जो बुढ़ा था वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, अब पता चला कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई मेरे साथ में ऐसे बात करने की। उसके साथ में वो बुढ़ा वहीं पर ही चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद में कहता है बड़ी लालची भरी हुई आंखों के साथ में, राज अगर तुम मुझे ये टेक्निक यहाँ पर सिखा देते हो तो मैं उस शर्त के बारे में भूल जाऊंगा। जैसे वो बूढ़ा इंसान ये बात कहता है तो उसके साथ में ही वहीं पर ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और देखना यार भाई लोग, बताना कि भाई स्टोरी कैसी लग रही है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा तो फिर देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो बिगड़ सकता है, तो इसी वजह से देख लेना अगर इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा तो, क्योंकि कहानी थोड़ी सी फिर चेंज हो सकती है इसके साथ में। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। सोच रहा हूँ लाइव आ जाऊं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, रात को ही मिलेगा टाइम, और आप लोग बताना कि भाई बंदा लाइव आए या ना आए।